हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आज आप एक मजेदार परक्यूजिट सीखने वाले हैं। वो है वैल्यूएशन ऑफ लीव ट्रेवल कंसेशन। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लीव ट्रेवल कंसेशन देता है। क्या होता है लीव ट्रेवल कंसेशन? हॉलीडेज, हॉलीडे ट्रिप के लिए पैसा देता है। कहता है जाओ गोवा घूम के आ जाओ, ठीक है, और जितना पैसा खर्चा होगा ना वो सब हम देंगे। तो एम्प्लॉयर, ये कंपनियों में, बहुत सारी कंपनियों में ना ये सिस्टम भी है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को हॉलीडे ट्रिप्स देता है। जैसे कि बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं जो इस तरीके से ऑफर करती हैं कि इंडिया में साल में कहीं भी घूमने चले जाओ एक हफ्ते के लिए, और पूरा पैसा जो है उसका खर्चा कौन बियर करेगा? कंपनी बियर करेगी। तो इसी को कहा जाता है लीव ट्रेवल कंसेशन। कुछ कंपनियां इस तरीके से ऑफर करती हैं कि अगर विदेश घूमने जाना हो तो वो भी जा सकते हो, लेकिन 2 साल में एक बार जाना, पूरा खर्चा कंपनी बियर कर लेगी, समथिंग लाइक दिस। तो इस तरीके से अगर बेनिफिट एम्प्लॉय को मिलता है तो दैट इज कॉल्ड लीव ट्रेवल कंसेशन। इसमें से कुछ एग्जेम्पशन भी मिलती है, यही हमें सीखना है, राइट। एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय को कहता है कि जाओ भाई घूम के आओ, ठीक है, तो वो क्या बोलता होगा? जाओ अकेले घूम के चले आओ? नहीं, कहता है भाई अपनी फैमिली भी ले जाओ, घूम फिर के आओ, ठीक है। घूमना होता भी फैमिली के साथ ही है। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को किसी और ले जाने का पैसा दे रहा होगा। कह रहा होगा जाओ तुम जाओ, यू स्पाउस, हाँ, बच्चे कह रहा होगा ले जाओ, हो सकता है कह रहा हो, ठीक है। क्या वो कहता होगा कि जाओ मदर फादर को भी ले जाओ, हम इसका भी पैसा दे दे रहे हैं? अब आप सोच में पड़ गए होगे। क्या वो ये बोलता होगा ब्रदर एंड सिस्टर को भी ले जाओ, भाई बहनों को ले जाओ, इसका भी पैसा हम दे देंगे? क्या वो बोलता होगा जाओ अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ को भी ले जाओ, जाओ अपने सास ससुर को भी ले जाओ, उसका भी पैसा हम दे देंगे घूमने का? अब आप सोच में पड़ गए होगे। क्या वो कहता होगा कि जाओ तुम अपनी सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ दोनों को ले जाओ, मतलब साला साली को ले जाओ, इन लोग को भी घुमा लाओ? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जब लीव ट्रेवल कंसेशन देता होगा, हॉलीडे ट्रिप के लिए पैसा देता होगा, तो किन लोगों का देता होगा? पर्सन कौन होंगे उसमें से? ये सोचने वाली बात है। तो मैं आपको बता दूं इसमें सोचने जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या देगा, कितना पैसा देगा, ये एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है। दुनिया का कोई कानून मना कर सकता है क्या कि एम्प्लॉय को इसी बात के पैसे देना, नहीं तो नहीं देना? कुछ भी दे सकता है। एम्प्लॉयर कह सकता है जाओ तुम जाओ बीबी जाए, बस। कह सकता है बच्चे भी ले जाओ। बहुत अच्छा एम्प्लॉयर कहेगा मम्मी पापा को भी लेके जाओ घुमाने। और अच्छा एम्प्लॉयर कहेगा भाई बहन को भी ले जाओ, कहेगा सास ससुर को भी लेके जाओ, साला साली भी ले जाओ, सबका पैसा दे देंगे। कुछ भी हो सकता है, ये तो एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है। प्रश्न ये उठता है कि इनकम टैक्स क्या सबके रिस्पेक्ट में एग्जेम्पशन देगी कि नहीं? प्रश्न ये है, ठीक है। दूसरा प्रश्न कि जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को घूमने जाने के लिए पैसे देगा तो क्या क्या चीजों का पैसा देगा? पर्पस क्या होगा? एक तो सबसे पहले तो जैसे गोवा घूमने जा रहे हो तो भाड़ा लगेगा, फेयर का देगा। लेकिन सिर्फ घूमने जाने में सिर्फ फेयर ही लगता है क्या? मतलब एयर फेयर या फिर ट्रेन फेयर बस यही लगता है क्या? नहीं, इसके अलावा लोकल टैक्सी फेयर लगता है। हाँ, लोकल टैक्सी जितना घूमोगे वो लगेगा, ठीक है। और क्या लगेगा इसके बाद? इसके बाद और क्या लगेगा? फूड का पैसा लगेगा, ठीक है, स्टे का पैसा लगेगा। और क्या लगेगा? फूड हो गया, स्टे हो गया, शॉपिंग भी हो सकता है कर रहे हो, उसका भी पैसा लगेगा। तो बहुत सारी इस तरीके से, कूली का पैसा लग जाएगा, न जाने क्या क्या चीजों का पैसा लगेगा। एम्प्लॉयर किन किन चीजों का पैसा दे रहा होगा घूमने जाने पे? सिर्फ भाड़ा दे रहा होगा, लोकल भाड़ा दे रहा होगा, खाना दे रहा होगा, स्टे दे रहा होगा, शॉपिंग दे रहा होगा? अरे एम्प्लॉयर तो जो चाहे जो दे दे, आपको सब दे रहा होगा। कह रहा होगा और तो और शॉपिंग भी कर लेना 50,000 रुपए की, वो भी मेरी तरफ से। कुछ भी दे रहा होगा। लेकिन इनकम टैक्स पर्पस पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, कहेगा सिर्फ इन्हीं पर्पस की एग्जेम्पशन होगी, ठीक है। तो पर्सन किसके लिए एग्जेम्पशन मिलेगी, किस पर्पस की एग्जेम्पशन मिलेगी, वो इनकम टैक्स बताएगा, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉयर आपको कितना पैसा दे रहा होगा, किस पर्पस के लिए दे रहा होगा, ये एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है। तो आपको एग्जाम में हमेशा दिया रहेगा कि भाई एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 2 लाख रुपए लीव ट्रेवल कंसेशन दिया। नाउ यू नीड टू सी कि किन पर्संस के लिए और
किस पर्पस के लिए एग्जेम्पशन मिलती है, तो उन्हीं पर्सन का उन्हीं पर्पस के लिए खर्चा घटा लीजिएगा एज एन एग्जेम्पशन। लेट्स सी दिस। वैल्यूएशन ऑफ लीव ट्रेवल कंसेशन इन इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं पे है हेडिंग में ही, इन इंडिया, यानी अगर आउटसाइड इंडिया आपको एम्प्लॉयर देता है, क्या इंडिया के बाहर भी घूमने का एम्प्लॉयर पैसा दे सकता है? अरे बिल्कुल दे सकता है भाई, ठीक है, विदेश जाने के लिए एम्प्लॉयर पैसा दे सकता है, लेकिन जब विदेश जाने के लिए एम्प्लॉयर पैसा देगा तो उसमें से एग्जेम्पशन 1 रुपया नहीं मिलेगी। एग्जेम्पशन तभी मिलेगी जब इंडिया में आपको घूमने जाने के लिए एम्प्लॉयर पैसे दे, ठीक है, याद रहेगा। आउटसाइड इंडिया नो एग्जेम्पशन, इन इंडिया एग्जेम्पशन इज देयर। क्या एग्जेम्पशन है? लीव ट्रेवल असिस्टेंस extended by an employer to an employee for going anywhere in India along with his family is exempt. Along with his family is exempt. Family का मतलब क्या होता है? Family means spouse. Spouse family है, children family है, dependent parents, brother and sister. Parents, brother और sister अगर dependent है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को घूमने जाने के लिए पैसा देगा। वो पैसा तो किसी भी बात के दे सकता है, सास ससुर के भी दे सकता है, लेकिन एग्जेम्पशन आपको किसकी मिलती है? एग्जेम्पशन आपको मिलेगी खुद का पैसा, बीवी के लिए पैसा, बच्चों के लिए पैसा, और मदर फादर ब्रदर सिस्टर अगर डिपेंडेंट है तो आप पे डिपेंडेंट है, यानी वो खुद नहीं कमाते हैं पैसा, तब वो कहलाते हैं डिपेंडेंट। अगर ये लोग कमाते नहीं हैं तो ये लोग कहलाएंगे डिपेंडेंट, और अगर ये आप पे डिपेंडेंट है तो इसकी भी एग्जेम्पशन आप क्लेम कर सकते हैं। इज एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट गिवन बिलो, जितना अमाउंट नीचे दिया गया ये रहा अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, टू द एक्सटेंट गिवन बिलो, और द अमाउंट स्पेंट विच एवर इज लेस। अब नीचे मान लीजिए एग्जेम्पशन तो दिया हुआ है, वो मान लीजिए दिया हुआ है 50,000 रुपया, ठीक है, लेकिन आपका ट्रिप में खर्चा ही लगा पता है कितना? 40,000 रुपया, तो एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? 40,000, ठीक है। एम्प्लॉयर ने आपको दिया कितना? लीव ट्रेवल कंसेशन आपको मिला 1,20,000 रुपया, ठीक है। फिर कहता है कि एग्जेम्पशन कितने की मिलेगी? अमाउंट स्पेसिफाइड बिलो, तो ये मान लीजिए अमाउंट स्पेसिफाइड है 50,000, लेकिन आपका खर्चा हुआ 40,000, तो आपको एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? अमाउंट ऑफ लिमिट और अमाउंट एक्सपेंडेड, जितना खर्चा की या जो लिमिट है, विच एवर इज लोअर। तो भाई लोअर तो मेरे 40,000 मेरा खर्चा ही कम हुआ है, तो इसलिए एग्जेम्पशन 40,000 मिलेगी। अच्छा, आपको लीव ट्रेवल कंसेशन मिला 1,20,000 का, लिमिट है 50,000 रुपए की, जो नीचे दी गई है लिमिट, ये नीचे दी गई है ना लिमिट अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, ये 50,000 है, लेकिन आपका खर्चा हुआ ही नहीं, नील। क्यों? क्योंकि आप गए ही नहीं हॉलीडे पे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एम्प्लॉयर आपको घूमने जाने के लिए पैसा दे और आप घूमने ही ना जाएं? हाँ, बहुत सारे एम्प्लॉय करते हैं। अरे जिन एम्प्लॉयज़ के ऊपर जिम्मेदारियां अधिक होती हैं, ठीक है, और पैसे कम होते हैं उनके पास, तो वो यही सोचते हैं कि चलो एम्प्लॉयर ने हफ्ता भर छुट्टी दी है, घूमने जाने के लिए पैसा दिया 1,20,000 रुपये अपने पास रखते हैं, परिवार में काम आएगा, और एक हफ्ते घर पे आराम कर लेते हैं। घर पे बच्चों के साथ बीबी के साथ रह लेंगे, उसी में मज़ा हो जाएगा, ठीक है, क्या फ़ायदा बाहर जाने का, झूठ मूठ का खर्चा होगा। तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ नहीं भी जाते हैं। जब वो नहीं जाते हैं तो उनका खर्चा तो नील हो गया, तो एग्जेम्पशन उनकी नील हो जाएगी, तो यानी ये फिर 1,20,000 रुपया पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। क्योंकि एग्जेम्पशन कितनी मिलती है? अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर और द लिमिट विच एवर इज लोअर। यानी लीव ट्रेवल कंसेशन अगर आपको मिला है तो आपको घूमने जाना पड़ेगा एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए। अगर आप घूमने नहीं गए तो एग्जेम्पशन क्लेम नहीं हो पाएगा। क्लियर? क्योंकि घूमने जाओगे तभी तो खर्चा होगा, खर्चा होगा तभी एग्जेम्पशन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और खर्चा अगर ज़्यादा हो गया तो मान लीजिए 1,20,000 है लीव ट्रेवल कंसेशन, ठीक है, 50,000 रुपये की लिमिट है और आपका खर्चा हो गया 1.5 लाख रुपया, खूब पैसा उड़ाए हो तुम, तो भी एग्जेम्पशन कितनी? लिमिट और एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर, तो लिमिट 50,000, एक्सपेंडिचर 1.5 लाख, विच एवर इज लोअर 50,000 की एग्जेम्पशन आएगी। ठीक है, और द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर विच एवर इज लेस। अब यहाँ पे डिफरेंट सिचुएशंस बता रहा है कि आप जर्नी कैसे किए, कह रहा है हवाई जहाज से किए, रेल से किए, बस से किए, ये सब बता रहा है। और हर जगह आप देखेंगे एक ही बात कह रहा है, फेयर 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 फेयर। देखिए सब में, अभी हम पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बात क्लियर हो गई कि हमें सिर्फ और सिर्फ भाड़े के रिस्पेक्ट में एग्जेम्पशन मिल रही है, सिर्फ इसका,
मतलब गोवा तक हम कैसे गए हैं, कार से गए हों, बस से गए हों, ट्रेन से गए हों, फ्लाइट से गए हों, तो बस वो वाला जो भाड़ा है ना, बस वही एग्जम्प्ट है, बाकी कुछ एग्जम्प्ट नहीं है। तो याद रहेगा आपको, पर्पस बस एक ही है, एयर फेयर मतलब फेयर होना चाहिए, भाड़ा होना चाहिए फ्रॉम डेस्टिनेशन ए टू डेस्टिनेशन बी, लोकल टैक्सी भी नहीं, ये भी नहीं, ये नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, ये नहीं मिलता एग्जम्पशन में, सिर्फ भाड़ा मिलेगा एग्जम्पशन फेयर। और किसके किसके लिए, यू, स्पाउस, चिल्ड्रेन, मदर फादर, लेकिन चिल्ड्रेन मदर फादर ब्रदर सिस्टर यहाँ तक होगा, इसका नहीं मिलेगा। और ये दोनों कैसे होने चाहिए, डिपेंडेंट होने चाहिए। राइट, चलिए देखते हैं अब आगे। वेयर द जर्नी इज परफॉर्म बाई एयर, अगर आप हवाई जहाज से जा रहे हैं तो अमाउंट ऑफ इकोनॉमी क्लास एयर फेयर ऑफ द नेशनल कैरियर, अमाउंट ऑफ इकोनॉमी क्लास एयर फेयर ऑफ द नेशनल कैरियर, अमाउंट ऑफ इकोनॉमी क्लास एयर फेयर ऑफ द नेशनल कैरियर। नेशनल कैरियर क्या है, एयर इंडिया इज द नेशनल कैरियर। नेशनल कैरियर का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेटेड या गवर्नमेंट के बिहाफ पे ऑपरेटेड जो एयरलाइंस होती हैं उनको नेशनल कैरियर कहते हैं। ठीक है, तो इंडिया में नेशनल कैरियर क्या है, एयर इंडिया। एयर इंडिया का इकोनॉमी क्लास का जो एयर फेयर है उतना ही एग्जेम्पशन मिलेगा। ये बात समझ में आई, जैसे हम वाराणसी टू गोवा जा रहे हैं, ठीक है, एयर इंडिया का इकोनॉमी क्लास का, इकोनॉमी क्लास समझते हैं आप, हर हवाई जहाज में आगे कुछ सीट्स होती हैं, ठीक है, जो बिजनेस क्लास कहलाती हैं। ठीक है, उसमें लेग स्पेस ज़्यादा होता है, आगे पैर आप ज़्यादा फैला सकते हैं अपना, ठीक है, और सीट चौड़ी होती है। ठीक है, एक मोटा मोटी आपको आइडिया दे दी, जो इन्होंने फ्लाइट से ट्रेवल किया वो बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। हाँ, ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने कभी फ्लाइट से ट्रेवल नहीं किया, तो मैं आपको बताऊँ, ये छोटा अगर एयरक्राफ्ट होगा, छोटी वाली जहाज होगी, तो 3 सीट लेफ्ट 3 सीट राइट ऐसे होती है। ठीक है, और लगभग 200 से 250 सीट्स होती की छोटी एयरक्राफ्ट कहलाती है। ठीक है, 200 सीट्स तक होती है। अब यही जो आगे बिजनेस क्लास वाली सीट होगी ना, वो इतनी बड़ी होती है कि 3 की जगह पे 2 ही सीट रहती है, और आगे जो ये स्पेस होता है, ये वाला स्पेस, ये ज़्यादा होता है, ये वाला स्पेस भी, ये यहाँ वाला स्पेस कम होगा, ये जो स्पेस होगा वो कम होगा 3-3 सीट वालों के बीच में। समझ में आ गया, यहाँ 3 सीट है तो ये बिजनेस क्लास वाला इतनी ही जगह में 2 सीट होगी। बस यही होता है बिजनेस क्लास। ठीक है, बाकी सुनने में अच्छा लगता है, बिजनेस क्लास है, यहाँ से एक पर्दा लगा रहता है, ये पर्दा ढक दिया जाता है, तो ये बिजनेस क्लास वाले एकदम अलग दिखाई देते हैं, बाकी जनरल वाले अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ये सब दिखावटी लग्जरी है, ठीक है, झूठ मूठ की रही सी। ठीक है, मैंने कभी बिजनेस क्लास में ट्रैवल नहीं किया, टिकट का भाड़ा भी कम से 1.5 गुना से ऊपर होता है। ठीक है, दुगना से भी ज़्यादा होता है एट टाइम्स। ठीक है, नॉर्मली तो दुगना होता ही है, तो क्या फ़ायदा, डबल टिकट क्यों देंगे हम। ठीक है, थोड़ी सी चौड़ी सीट के लिए। ठीक है, हम तो अपनी ऑफिस में चौड़ी सीट लगा के बैठे ही नहीं रहते हैं, नॉर्मल जैसी चेयर बाकी एम्प्लॉयज़ की वैसी मेरी खुद की है। ठीक है, तो इतनी लग्जरी जाके फ़्लाइट में क्यों करेंगे। चलो अच्छा, आगे बात करते हैं। तो वाराणसी टू गोवा एयर इंडिया की इकोनॉमी क्लास की टिकट का भाड़ा है 8,500 रुपया। ठीक है, लेकिन हम पता है किससे गए हैं, हम इंडिगो से गए हैं, और इंडिगो से खर्चा थोड़ा सा कम ही आता है, तो 7,200 रुपया आया यहाँ पे। तो मेरा खर्चा लगा 7,200 रुपया, एयर इंडिया का इकोनॉमी क्लास का भाड़ा है 8,500 रुपया। कितना आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ये रहा एक्चुअल एक्सपेंडिचर, और लिमिट क्या है, एयर इंडिया का इकोनॉमी क्लास विच एवर इज़ लोअर, तो 7200 रुपया। लेकिन मान लीजिए हम विस्तारा फ्लाइट से गए होते, ये थोड़ी सी महंगी है कंपैरेटिवली, तो इसका भाड़ा आ जाता मान लीजिए 9,500 रुपया। तो मेरा एक्चुअल में मेरा तो भाड़ा कितना लगा 9,500, लेकिन मुझे एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी 8,500। तो ये लिमिट बता रहा है कि अगर आप हवाई जहाज से गए हो तो एयर इंडिया का इकोनॉमी क्लास का जो भाड़ा होता है उतनी एग्जेम्पशन मिलेगी। आप महंगी फ्लाइट से गए हो तो हमें फर्क नहीं पड़ता, एयर इंडिया वाला देंगे, और अगर आप सस्ती फ्लाइट से गए हो तो फिर जितना खर्चा किए हो वही एग्जेम्पशन देंगे। मतलब ये लिमिट है, ये मैक्सिमम लिमिट है एयर इंडिया का इकोनॉमी क्लास का भाड़ा। ठीक है,
अब यहां पे एक बात और लिखा है, बाई द शॉर्टेस्ट रूट। अब इसका क्या मतलब है? ये रहा वाराणसी, ठीक है, ये रहा गोवा। तो हम गोवा कैसे गए हैं? पहले हम वाराणसी से यहां गए और फिर यहां से गोवा आए हैं, ठीक है। कैसे? सस्ती वाली फ्लाइट से, इंडिगो से गए हैं, ठीक है। वाराणसी से ये जो डेस्टिनेशन गए इसमें भाड़ा आया था 5,000 रुपया, और फिर यहाँ से यहाँ जब आए तो 7,000 रुपया लगा था, ठीक है। एयर इंडिया का भाड़ा अब इसी रूट पे कितना है मैं आपको बता दूं। एयर इंडिया से अगर हम जाते यहाँ से यहाँ, एयर इंडिया का दूसरे कलर से लिख दें, ये इंडिगो का भाड़ा है। एयर इंडिया का भाड़ा यहाँ पे 6,000 था और यहाँ पे 8,000 था, ठीक है। तो क्या हमें एग्जेम्पशन 7,000 प्लस 5,000 12,000 की मिल जाएगी, क्योंकि एयर इंडिया के भाड़े से कम ही है? कहता है नहीं, कह रहा है शॉर्टेस्ट रूट से एयर इंडिया का इकोनॉमी क्लास का भाड़ा है उससे कंपेयर होगा। तो एयर इंडिया का यहां से ये गोवा जाना था ना हमको, तो हम तो नाच के गए इतना। शॉर्टेस्ट रूट से ये है गोवा, ठीक है, और एयर इंडिया का इस रूट पे जो भाड़ा है वो है 9,000 रुपया। तो हमें एग्जेम्पशन कितने मिलेगी? एक्चुअल एक्सपेंडिचर मेरा कितना है? एक्चुअल एक्सपेंडिचर हम कहेंगे 7,5 12,000 रुपया, और एयर इंडिया का भाड़ा कितना है? 9,000 रुपया। हम ये वाला नहीं लेंगे, 6,000 और 8,000 नहीं लिया जाएगा, ये 9,000 पकड़ा जाएगा शॉर्टेस्ट रूट से। तो अब मुझे एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? 9,000 रुपये एग्जेम्पशन मिलेगी, ठीक है। एम्प्लॉय ने कितना पैसा दिया था? एम्प्लॉय तो ट्रेन फ्लाइट का भाड़ा बस थोड़ी ना दिया, एम्प्लॉय तो फ्लाइट का भाड़ा दिया है, होटल का पैसा दिया है, खाने पीने के लिए पैसा दिया है, शॉपिंग के लिए पैसा दिया है। एम्प्लॉय तो 2 लाख रुपया दिया है, तो उस 2 लाख रुपया में से 9,000 रुपया ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अच्छा, सिर्फ मेरा ही फ्लाइट का नहीं होगा, हालांकि अभी हम बस एक टिकट पे ही बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली यही टिकट जाने की आने की दोनों एग्जेम्पशन मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, किसकी किसकी एग्जेम्पशन मिल जाएगी? जिसको जिसको आप लेके गए होगे, आपका, बीबी का, बच्चों का, मम्मी पापा का, अगर डिपेंडेंट है तो भाई बहनों का, अगर डिपेंडेंट है तो इतने लोगों का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि बस अभी आप ही जा रहे हो तो सिर्फ एक ही टिकट की बात कर रहे हैं, और वो भी अभी 1 साइडेड बात कर रहे हैं। डबल साइडेड आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, जाने की आने की दोनों की, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अगर आप हवाई जहाज से गए हो तो एग्जेम्पशन कितनी होती है? एयर इंडिया का शॉर्टेस्ट रूट का भाड़ा, इकोनॉमी क्लास का, वो भी ना कि बिजनेस क्लास का, ठीक है। तो आप तो हो सकता है कि एयर इंडिया के बिजनेस क्लास से गए हो तो आपको एग्जेम्पशन उतनी मिलेगी नहीं, एयर इंडिया का इकोनॉमी क्लास जितना ही मिलेगा। अच्छा, खर्चा कम हुआ है तो तब तो कम ही एग्जेम्पशन मिलेगा, खर्चा हुआ ही नहीं है तो गए ही नहीं, खर्चा हुआ ही नहीं तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। वेयर द जर्नी इज परफॉर्म बाय रेल, अगर आप रेल से गए तो क्या होगा? तो अमाउंट ऑफ एसी फर्स्ट क्लास रेल फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट, अगर आप ट्रेन से जाते हो तो ट्रेन के फर्स्ट क्लास के भाड़े की एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगी शॉर्टेस्ट रूट से। तो ये तो अच्छा है। देखिए, ट्रेन में तो सबसे महंगा किराया एसी फर्स्ट क्लास का ही होता है, तो एसी फर्स्ट क्लास की किराए तक एग्जेम्पशन मिल जाएगी। मतलब अगर ट्रेन से आप जा रहे हो तो आपको पूरी एग्जेम्पशन मिल जाएगी, क्योंकि आपका खर्चा इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ट्रेन में तो सबसे हाईएस्ट वाला एग्जेम्पशन ही दे रहा है एसी फर्स्ट क्लास का, ठीक है। सबसे ऊपर एसी फर्स्ट क्लास आता है, फिर एसी सेकेंड क्लास, फिर एसी थर्ड क्लास, फिर नॉर्मल रिजर्वेशन और फिर जनरल टिकट। तो सबसे ज़्यादा महंगा तो एसी फर्स्ट क्लास ही, और वहाँ तक की एग्जेम्पशन मिल ही जा रही है आपको। यानी आपका एक्चुअल खर्चा इससे ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन एक सिचुएशन में आपका खर्चा ज़्यादा हो सकता है। देखिए कैसे, आपको यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। ओरिजिन ये है, डेस्टिनेशन ये है, ठीक है। लेकिन आप कैसे गए? यहाँ से यहाँ गए और फिर यहाँ से यहाँ गए, ठीक है। यहाँ से यहाँ गए, एसी सेकंड से गए थे, किराया लगा था 3,000, और फिर यहाँ एसी सेकंड से फिर गए, किराया लगा 4,000, ठीक है। एसी फर्स्ट की अगर हम बात करें तो किराया था यहाँ पे 4,000 और यहाँ पे एसी फर्स्ट का किराया था 5,000 रुपया, ठीक है। जबकि आप तो एसी सेकंड से ही गए हो। लेकिन अगर इस रूट की बात करें, तो यहाँ पे एसी फर्स्ट का जो भाड़ा था वो था
6,000 रुपया। तो आपका खर्चा कितना लगा? 4-3-7,000 रुपया आपका खर्चा कितना लगा? AC2 वाला ये और AC2 वाला ये, 4-3-7,000 आपका लगा। लेकिन लिमिट कितनी है? AC1 शॉर्टेस्ट रूट का है ना, AC1 इस रूट का नहीं है जिस रूट से आप जा रहे हो, AC1 शॉर्टेस्ट रूट से है ओरिजिन डेस्टिनेशन का। आप तो एम्प्लॉयर को यही बोले थे ना गोवा घूमने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप तो कहीं और गए फिर गोवा गए, राइट। तो बस ये जो फाइनल डेस्टिनेशन है बस वही उसका शॉर्टेस्ट रूट का ही एग्जम्पशन मिलता है आपको। तो आपको जो एग्जम्पशन मिलेगी वो 6,000 रुपये मिलेगी क्योंकि लिमिट यही है। नेक्स्ट देखिए, where the place of origin of journey and destination are connected by rail and the journey is performed by any other mode of transport। ये क्या बोल रहा है? ओरिजिन ऑफ जर्नी और डेस्टिनेशन पे रेल जाती है लेकिन आप रेल से नहीं जा रहे हो। पहला क्या था? हवाई जहाज से जा रहे हो। दूसरा क्या है? रेल से जा रहे हो। तीसरा रेल जाती है लेकिन आप रेल से नहीं जा रहे हो। रेल जाती है लेकिन हम रेल से नहीं जा रहे, इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, रेल जाती है लेकिन हम रेल से नहीं जा रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? हो सकता है आप कार से जा रहे हो, पॉसिबल है कि नहीं? हम अपनी कार लेके गोवा निकल गए, हाँ, तो एम्प्लॉयर क्या कह रहा है? अपनी कार नहीं, ऑब्वियसली किराए पे लेके निकल गए। तो अमाउंट ऑफ AC फर्स्ट क्लास रेल फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट, तो कह रहा है कोई बात नहीं, AC फर्स्ट क्लास का किराया कितना था? तुम कार लेके निकल गए, यहाँ पे कार से चले गए, ठीक है, और पेट्रोल कितने का लगा मालूम है? 60,000 रुपया। 60,000 रुपये का खर्चा लग गया मेरा। तो आपको एग्जम्पशन कितनी मिलेगी? AC फर्स्ट क्लास का किराया 6,000 रुपया था ना, 6,000 की एग्जम्पशन है आपका, भले 60,000 लग गया हो। अगर रेल जाती है और आप रेल से नहीं जा रहे हो, मतलब अपनी कार से जा रहे हो, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। कह रहा है कि भाई शॉर्टेस्ट रूट जो भी AC फर्स्ट क्लास का किराया है रेल का, उतनी एग्जम्पशन मिलेगी। फिर नेक्स्ट क्या है देखिए, वेयर द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ जर्नी एंड डेस्टिनेशन आर नॉट कनेक्टेड बाई रेल, रेल नहीं जाती है। वेयर अ रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट, रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वहां पे, यानी बस चलती है उस रूट पे। तो बस में भी फर्स्ट क्लास या डिलक्स क्लास होता है, ठीक है, तो फर्स्ट क्लास या डिलक्स क्लास का जो भाड़ा होगा शॉर्टेस्ट रूट का, वो एग्जम्पशन मिलेगी आपको। कह रहा है जहां आप जा रहे हो ना वहां रेल नहीं जाती है, बस जाती है, तो बस का भाड़ा, ठीक है। अच्छा, जहां आप जा रहे हो वहां रेल भी नहीं जाती है, नॉट कनेक्टेड बाई रेल है, ठीक है, नॉट कनेक्टेड बाई रेल है, एंड नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट, और कोई बस भी नहीं जाती है, नो रेल नो बस, कुछ चलता ही नहीं है उस पर। मतलब ये बिल्कुल वैसी जगह हो गई, दूर कहीं जाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे, राइट, क्योंकि वहाँ तो कुछ है ही नहीं, ना रेल जा रही है ना बस जा रही है, लेकिन फिर भी आप जा रहे हो, ठीक है, होलोलुलु जा रहे हो आप। तो यहाँ पे कैसे होगा? आपको एग्जम्पशन कितनी मिलेगी? अच्छा, रेल भी नहीं जा रही, बस भी नहीं जा रही, तो आप कैसे जा रहे हो? अरे आप अपनी मर्जी जिससे जा रहे हो, आप कार से जा रहे हो, बैलगाड़ी से जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, हमको नहीं मतलब। कह रहा है रेल भी नहीं जाती, बस भी नहीं जाती, आप जैसे मर्जी जा रहे हो, आपको हम एग्जम्पशन कितना देंगे? AC फर्स्ट क्लास रेल फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट। AC फर्स्ट क्लास रेल फेयर, रेलगाड़ी का भाड़ा, रेल तो जाती ही नहीं है कह रहा है, तो फिर कैसे कह रहा है रेल का भाड़ा? आइए समझाते हैं। आप यहां से यहां जा रहे हो, ठीक है, ये है ओरिजिन, ये है डेस्टिनेशन। यहां नो रेल, कोई रेल नहीं जाती, यहां नो बस, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से भी नहीं चलता, तो आप कैसे गए होगे? ऑब्वियसली आप कार से गए होगे, ठीक है, तो आपको एग्जम्पशन कितना देंगे? कह रहा है जितना रेल फर्स्ट क्लास का भाड़ा है, तो रेल तो चलती ही नहीं, तब क्या करें? एक्चुअली ये कितना किलोमीटर है मालूम है? 850 किलोमीटर। यहां से 850 किलोमीटर ये भी है, ठीक है। इस रूट का भाड़ा कितना है? इस रूट का भाड़ा है 2850 रुपया AC फर्स्ट क्लास का, और ज़्यादा कर दें 4850 रुपये AC फर्स्ट क्लास का। तो आपकी लिमिट यही होगी, 4850 रुपये की आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी मैक्सिमम, ठीक है। आप कार से गए थे, आपका तो कितना लगा था? 22,000 रुपया, लेकिन आपको 4850 की एग्जम्पशन मिल जाएगी। आप कार से गए थे, आपका खर्चा लगा 2,000 रुपया, तो 4850 की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, फिर 2,000 की मिलेगी जितना आप खर्चा किए हो,
ठीक है, अब हम शुरू से एक बार डिस्कस करें आपके साथ। सबसे पहला सिचुएशन क्या था? आप हवाई जहाज से जा रहे हो। दूसरा क्या था? आप हवाई जहाज से जा रहे हो, लिमिट क्या है? एयर इंडिया का फर्स्ट क्लास का रेल फेयर, एयर इंडिया का फर्स्ट क्लास, एयर इंडिया का इकोनॉमी क्लास का एयर फेयर शॉर्टेस्ट रूट। अगर आप बस से जा रहे हो तो दूसरा सिचुएशन था, अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो ट्रेन का फर्स्ट क्लास का फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट। तीसरा सिचुएशन था, जहां पे आप जा रहे हो वहां ट्रेन जाती है लेकिन आप ट्रेन से नहीं जा रहे हो, तो आप कैसे जा रहे होगे? ट्रेन जाती है लेकिन आप ट्रेन से नहीं जा रहे हो, तो आप कैसे जा रहे होगे? कार से जा रहे होगे, बस से जा रहे होगे, जैसे मर्जी जा रहे होगे, लेकिन ट्रेन जाती है, ट्रेन जाती है, आप जाए जैसे जा रहे हो। तो कह रहा है ट्रेन का भाड़ा फर्स्ट क्लास का। जहां आप जा रहे हो वहां ट्रेन नहीं जाती है, बस जाती है, तो बस का फर्स्ट क्लास का भाड़ा। दोनों में बहुत अंतर है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला सिचुएशन और ये वाला सिचुएशन, यहां वाली सिचुएशन में, इस वाली सिचुएशन में ट्रेन जाती है लेकिन आप ट्रेन से नहीं जा रहे। ट्रेन जाती है और आप ट्रेन से नहीं जा रहे, हो सकता है आप बस से ही जा रहे हो, तो लेकिन बस का भाड़ा नहीं, ट्रेन का भाड़ा फर्स्ट क्लास का। फिर ये वाली सिचुएशन में क्या है कि ट्रेन नहीं जाती है और बस जाती है, तो बस का भाड़ा। ठीक है, आप कैसे जा रहे हो? आप कैसे जा रहे हो? अरे आप हो सकता है कार से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, कुछ भी हो सकता है। आप कैसे जा रहे हो ये नहीं बता रहा है। इस वाली सिचुएशन में बोल रहा था कि रेल जाती है और आप रेल से नहीं जा रहे हो, मर्जी आपकी कैसे जा रहे हो। यहां पे बोल रहा है रेल नहीं जाती है, बस जाती है, आप कैसे जा रहे हो ये नहीं बोल रहा है। रेल नहीं जाती है, बस जाती है, आप चाहे जैसे जा रहे हो, बस का भाड़ा इज द लिमिट। यहां पे कह रहा है रेल नहीं जाती, बस भी नहीं जाती, आप कैसे जा रहे हो, आपकी मर्जी भाई साहब। क्या होगा लिमिट? रेल का भाड़ा फर्स्ट क्लास का, वैसी ही दूसरी रूट पे। कंफ्यूजिंग है ना थोड़ा? देखिए ये सब मजाक नहीं है इनकम टैक्स, ठीक है। मैं बहुत जोर दे दे के बोलता हूँ, नहीं तो सच बता रहा हूँ, लोग ओवरलुक कर देते हैं। मैं आपको बताऊँ, इतना आइडिया ही नहीं लगता। लोगों को लगता है ठीक है ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रेन नहीं जाती है, ठीक है, बस जाती है, तो लोग यही समझते हैं बस जाती है मतलब बस से जा रहे हैं। ये मैं आपकी बैंड बजाया रहता हूँ कि ट्रेन नहीं जाती है, बस जाती है, लेकिन आप कैसे भी जा रहे हो। इतना तो लोग ऑप्शन भी नहीं देते हैं। टीचर बोलता ही इतना है, बच्चे डिफॉल्ट एज्यूम करते हैं। टीचर बोलता है ट्रेन नहीं जाती है, बस जाती है, तो बस का भाड़ा। बच्चे के दिमाग में भी नहीं आएगी ये बात कि ट्रेन नहीं जाती है, बस जाती है, लेकिन आदमी कैसे भी जा रहा होगा। ये मुझे खुरपेच करने की आदत है कि लॉ ये कहना चाहता है, ठीक है। देखिए ये ओरिजिन है, ये डेस्टिनेशन है, ठीक है। यहां से यहां ट्रेन जाती है, ठीक है, बस भी जाती है, आप लेकिन यू आर गोइंग बाई कार। बताइए लिमिट क्या है आपकी? लिमिट क्या है? अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन की मैक्सिमम लिमिट क्या है? कितना आपको मिल सकता है डिडक्शन? ट्रेन का फर्स्ट क्लास का, ट्रेन फर्स्ट क्लास फेयर। अब आइए ऐसे ही हम लोग सिचुएशन करते जाते हैं। दूसरी सिचुएशन, ओरिजिन और ये डेस्टिनेशन, ठीक है। ट्रेन नहीं जाती है, बस जाती है, ठीक है। यू आर गोइंग बाई कार। अब बस का फर्स्ट क्लास फेयर, फर्स्ट क्लास या डिलक्स क्लास दोनों बोल सकते हैं आप। बस में फर्स्ट क्लास डिलक्स क्लास दोनों बोलते हैं। ये हो गया मैक्सिमम लिमिट, ये है, ठीक है। ट्रेन जाती है, ठीक है। अच्छा ट्रेन जाती है, बस जाती है, कर लिए तो ट्रेन जाती है वाला, सिर्फ ट्रेन जाती है, बस वाली बात ही नहीं बताते हैं तब। तो अभी वही पहली वाली सिचुएशन होगी।
ट्रेन जाती है एंड यू आर गोइंग बाई कार, तो फिर ऐसे में क्या होता है, ट्रेन का फर्स्ट क्लास का फेयर मैक्सिमम लिमिट ट्रेन फर्स्ट क्लास फेयर, और हर जगह शॉर्टेस्ट रूट है, ये तो ध्यान रखना होगा। ओरिजिन डेस्टिनेशन, मैं बता रहा हूँ, अगर आपको ये सब देख के मज़ा आ रहा है, जिस तरीके से मैं आपको ये सब करा रहा हूँ, ठीक है, आप पूछ लीजिएगा अपने किसी भी दोस्त से, फ्रेंड से, ठीक है, अगर वो क्लासेस कर रहे हैं कहीं भी, तो क्या वो ये बात समझते थे, ये क्वेश्चन उठा के पूछेगा ये चार्ट, ठीक है, डू दे अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, हैव दे इवन हर्ड ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड विद देम एंड डू लेट मी ऑल्सो नो बाई वे ऑफ कमेंट। एंड अगर आपको मज़ा आ रहा है, स्टैंड अलोन, लेट्स नॉट कंपेयर इफ एनीथिंग, आपको अगर मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ यू अंडरस्टैंड व्हाट यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू कीप मी ऑल्सो मोटिवेटेड, ठीक है। मैं आपको ऐसी प्रिपरेशन करा रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे, आप हिम्मत नहीं हारेंगे, आपको लगेगा अभी पेपर दो, अभी बैंड बजाते हैं पेपर की, उस लायक बना रहे हैं आपको। ओरिजिन डेस्टिनेशन, यहाँ ट्रेन नहीं जाती है, बस भी नहीं जाती है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे जा रहे हो, बैलगाड़ी से, यू आर गोइंग बाई कार मान लेते हैं, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, ट्रेन फर्स्ट क्लास फेयर फॉर द सेम डिस्टेंस, ठीक है। ये और ट्रेन जाती है और ट्रेन से जा रहे हो तो ट्रेन का फर्स्ट क्लास, और हवाई जहाज़ से जा रहे हो तो हवाई जहाज़ का फर्स्ट क्लास, ठीक है। उसके अलावा ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओनली 2 जर्नीज इन अ ब्लॉक ऑफ 4 ईयर इज एग्जेम्प्ट। अच्छा, एम्प्लॉयर तो आपको हो सकता है साल में एक बार घूमने भेज दे, अरे ये भी हो सकता है साल में 2 बार घूमने भेज दे, पैसा भी दे रहा है, ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स कहता है कि हम आपको 2 बार एग्जेम्पशन देंगे 4 साल में, 4 साल में सिर्फ 2 एग्जेम्पशन देंगे। एम्प्लॉयर क्या बार घूमने भेज रहा हो, अरे एम्प्लॉयर की मर्जी, 4 साल में हो सकता है 4 बार भेजा हो सकता है 8 बार भेज दिया हो, और बड़े ही चहेते हो तो 12 बार भेज दिया हो आपको घूमने, ठीक है। लेकिन इनकम टैक्स कहता है कि हमको नहीं मतलब तुम एम्प्लॉयर के कितने चहेते हो, हम तुमको 4 साल में सिर्फ 2 बार छूट देंगे, यानी 2 बार जितना पैसा मिला पूरा टैक्सेबल होगा, 2 बार आपको एग्जेम्पशन देंगे, ठीक है। Exemption on the aforesaid basis is available in respect of 2 journeys performed in a block of 4 calendar year, और ये ईयर कैसे देखा जाएगा, कैलेंडर ईयर के हिसाब से। द डिफरेंट ब्लॉक्स आर 2014 से 17 एक ब्लॉक था, 18 से 21 एक ब्लॉक था, अब इस समय 22 से 25 वाला ब्लॉक चल रहा है, जनवरी 1 2022 से लेके 31 दिसंबर 2025। इस पीरियड में आप सिर्फ 2 बार एग्जेम्पशन ले सकते हो, ठीक है। अभी फिलहाल हम प्रीवियस ईयर 23-24 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर 23-24 के पहले कितना पीरियड बीत चुका है, 1-1-22 से लेके, ठीक है, 1-1-22 से लेके 1-1-22 से लेके 31 मार्च 23 तक 15 महीने बीत चुके हैं ऑलरेडी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस 15 महीने के दौरान उसने 2 बार ऑलरेडी एग्जेम्पशन क्लेम कर ली हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, एक बार वो ट्रेवल करने गया था, ट्रेवल डेट बता रहा हूँ, 5/2/22 को, ठीक है, और दूसरी बार वो ट्रेवल करने गया 5/9/22 को। तो जब 5/2/22 को गया तो उसने एग्जेम्पशन क्लेम कर ली PY 21-22 में, और 5/9/22 को जब गया तो प्रीवियस ईयर 22-23 में उसने एग्जेम्पशन क्लेम कर ली, ठीक है।
ये दोनों ही डेट इस ब्लॉक में फॉल करते हैं 1/1/22 से। ये 1/1/22 से लेके 31 मार्च 2025 तक सिर्फ उसको 2 बार एग्जाम्शन मिलेगी। 2 बार एग्जाम्शन उसकी ऑलरेडी क्लेम हो चुकी है। अब वो 23-24 में घूमने जाएगा तो उसको एग्जाम्शन नहीं मिलेगी। फिर 24-25 में अगर 31 दिसंबर तक गया तब तो एग्जाम्शन नहीं मिलेगी। फिर 31 दिसंबर के बाद 24-25 में यानी जनवरी फरवरी मार्च 25 में गया, 24-25 वाले प्रीवियस ईयर में अगर आखिरी के 3 महीने वाले में गया तब तो उसको एग्जाम्शन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिल पाएगी। समझ में आ रहा है? 2022, 2023, 2024, 2025 ये कैलेंडर ईयर है, 4 साल। 2022, 23, 24, 25 कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी टू दिसंबर। इस 4 साल के पीरियड में सिर्फ 2 बार एग्जाम्शन क्लेम कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 23-24 में वो घूमने गया, उसको इतना पैसा मिला, लेकिन बताता है कि इस डेट को वो ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका है और एग्जाम्शन क्लेम कर चुका है, तो आप 23-24 में फिर एग्जाम्शन कैलकुलेट मत कीजिएगा फेयर जितनी, क्योंकि एग्जाम्शन आप मिलेगी ही नहीं। कैरी ओवर कंसेशन ये क्या है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि 18 से 21 के बीच में हम एक बार भी घूमने गए ही नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है। 18 से 21 के बीच में हम एक बार भी घूमने नहीं गए। हम एक बार भी घूमने नहीं गए, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? एम्प्लॉयर हमें पैसा ही नहीं दिया। दूसरा चीज, एम्प्लॉयर पैसा दिया लेकिन हम घर में थे। फिर से सुनते हैं, पिछले वाले 4 साल के ब्लॉक में 18 से 21 वाले में हम एक बार भी एग्जाम्शन क्लेम नहीं किए। हम एग्जाम्शन क्यों नहीं क्लेम किए होंगे? क्योंकि हम घूमने गए ही नहीं होंगे। तो जब घूमने ही नहीं जाएंगे तो खर्चा ही नहीं होगा, खर्चा नहीं होगा तो एग्जाम्शन क्लेम कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो हमने एग्जाम्शन क्लेम नहीं किया, इसके पीछे कारण हो सकता है हम घूमने ही नहीं गए। दूसरा हो सकता है कि एम्प्लॉयर हमें घूमने भेजा ही नहीं, तो जाते कहां से? ठीक है, दूसरा तो हो गया कि भेजा लेकिन हम घूमने नहीं गए, और एक तो वो भेजा ही नहीं। तो इस केस में आपने एग्जाम्शन क्लेम नहीं किया होगा। अगर आपने एग्जाम्शन क्लेम नहीं किया है तो इस साल आपको 2 की जगह 3 बार एग्जाम्शन दे देंगे। ठीक है, पिछले साल आप एग्जाम्शन क्लेम नहीं किए थे ना, पिछले साल आप 2 बार एग्जाम्शन क्लेम कर सकते थे। पिछले ब्लॉक में आप 2 बार एग्जाम्शन क्लेम कर सकते थे। भाई इस वाले ब्लॉक में आपको क्या एग्जाम्शन क्लेम करनी थी? इस वाले ब्लॉक में 2 एग्जाम्शन। आप दोनों क्लेम नहीं किए तो भी कैरी फॉरवर्ड बस 1 होगा, यानी इस साल एग्जाम्शन 2 की जगह 3 हो जाएगा इस वाले पीरियड में एग्जाम्शन। ठीक है, लेकिन अगर आपने दोनों एग्जाम्शन क्लेम नहीं की, चाहे एक एग्जाम्शन क्लेम नहीं की, आपका कैरी फॉरवर्ड सिर्फ 1 होगा, यही ध्यान रखना है। पिछले वाले ब्लॉक में, पिछला वाला ब्लॉक कौन सा था? क्लीन करते हैं, ये रहा मेरा पिछला वाला ब्लॉक। इस वाले ब्लॉक में एक भी एग्जाम्शन क्लेम नहीं किए। ठीक है, इस वाले ब्लॉक में एक भी एग्जाम्शन क्लेम नहीं किए, तो इसका 2 होता है प्लस 1 और ऐड हो जाएगा, कैरी ओवर हो जाएगा, यहां से उठ के चला आएगा। अच्छा, इस वाले में दोनों एग्जाम्शन क्लेम नहीं किए थे तो भी यहां पे 2 नहीं होगा, 1 ही कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, और ये वाली जो एग्जाम्शन है इसको यूज कब करना है? पहले और कैलेंडर ईयर में ही कर लेना है, यानी ईयर 2022 में ही क्लेम कर लेना है, नहीं तो नहीं कर पाओगे। कैरी ओवर कंसेशन, इफ एन एसएससी हैज नॉट अवेल्ड वन और बोथ द ट्रेवल कंसेशन ड्यूरिंग एनी स्पेसिफाइड 4-year ब्लॉक, exemption can be claimed in the first calendar year of the next block, but in respect of only one journey. आपने अगर exemption क्लेम नहीं किया तो आपका exemption कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। 2 क्लेम नहीं किया तो भी 1 कैरी फॉरवर्ड होता है, 1 क्लेम नहीं किया तो भी 1 कैरी फॉरवर्ड होता है। दोनों ही केस में कैरी फॉरवर्ड 1 होगा, लेकिन वो जो कैरी फॉरवर्ड होगा उस वाली exemption को पूरे कैलेंडर ईयर, चारों कैलेंडर ईयर मतलब पूरे ब्लॉक में यूज नहीं कर सकते हो। वो एग्जेम्पशन आपको क्लेम करना होगा पहले कैलेंडर ईयर में। अगर पहले कैलेंडर ईयर में क्लेम कर पाए तो ठीक, नहीं तो लैप्स हो। ठीक है, अब 2 और आपके पास बचाए जो इस ब्लॉक का है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि एक्चुअल खर्चे पे ही एग्जेम्पशन डिपेंडेंट है। ठीक है, आपका खर्चा होगा तो एग्जेम्पशन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। द क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन इज लिमिटेड टू द एक्चुअल फेयर इनकर्ड ऑन द जर्नी। In other words, without performing any journey and incurring fare thereon, no exemption can be claimed. अगर आपने जर्नी नहीं की, भाड़ा लगा ही नहीं, तो exemption नहीं मिलेगा। Also, no other expenses, कोई दूसरा भाड़ा के अलावा, भाड़े का मतलब क्या है? दिल्ली टू गोवा मतलब सिर्फ दिल्ली टू गोवा। अब आपको, अरे वाराणसी टू गोवा का मतलब सिर्फ वाराणसी टू गोवा।
यानी अजय वाराणसी से गोवा जाने के लिए आप फ्लाइट पकड़ोगे तो एयरपोर्ट तक तो जाना होगा ना, ठीक है। जैसे हम महमूदगंज में रहते हैं और यहाँ पे वाराणसी में एयरपोर्ट बाबतपुर पे है, तो महमूदगंज से बाबतपुर तो जाना होगा ना पहले, तो इसका जो भाड़ा लगा क्या वो हमें क्लेम करने को मिलेगा? नहीं, ठीक है। आप टैक्सी से जाते हैं, ये सब नहीं मिलेगा, ठीक है, वही बात बता रहा है। ऑल्सो नो अदर एक्सपेंस लाइक स्कूटर और टैक्सी चार्जेस एट बोथ एंड। बोथ एंड का मतलब एयरपोर्ट से लेके जो डेस्टिनेशन है वो वाला, वो सब नहीं मिलेगा। पोर्टरेज एक्सपेंसेस, कूली का भाड़ा खर्चा, ये सब भी नहीं मिलता है। ड्यूरिंग द जर्नी एंड लॉजिंग और बोर्डिंग एक्सपेंसेस, लॉजिंग बोर्डिंग मतलब रहने वहने का खर्चा, आर क्वालिफाइड फॉर एग्जामिशन। नो अदर एक्सपेंस क्वालिफाइड फॉर एग्जामिशन, नो यहाँ लगा हुआ है, मतलब ये सब क्वालिफाइड नहीं है। मतलब कुल मिला के समझ लीजिए बस जो रेल भाड़ा और ये सब होता है, बस भाड़ा, बस यही सब मिलता है और कुछ नहीं मिलता। एयर फेयर बस यही मिलेगा। अच्छा, मैंने आपको बताया कि परिवार का मतलब क्या होता है। आपको परिवार के भाड़े के रिस्पेक्ट में एग्जामिशन मिल जाएगी। और परिवार का मतलब होता है आप खुद, आपकी बीवी, आपके बच्चे और आपके मदर फादर ब्रदर सिस्टर अगर डिपेंडेंट है तो। अब बच्चे का मतलब कितने बच्चे, ठीक है, 40 बच्चे कर रखे हो तुम, तो 40 बच्चे घुमाने के, एम्प्लॉयर कितने बच्चों को कहा घुमाने? अब एम्प्लॉयर तो कहा ले जाओ अपनी 4-5 क्रिकेट टीम जितनी बना रखे हो सब ले जाओ घुमा लाओ, ठीक है। तो एग्जामिशन क्या इनकम टैक्स सबकी दे देगा? इनकम टैक्स सबकी एग्जामिशन नहीं देगा, वो बच्चों पे लिमिट लगा देगा, कहेगा इतने बच्चों की एग्जामिशन देंगे। देखिए एक्चुअली इनकम टैक्स एग्जामिशन इसलिए भी काट रहा है ना, कहना चाहता है यार बच्चे लिमिट में करो, देश की पॉपुलेशन कहाँ से कहाँ भाग रही है, तुम बच्चे पे बच्चा किए जा रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली जब हर जगह कानून में ना रोक लगाएगा, यहाँ रोक वहाँ रोक, तो आप कहोगे यार इतना ज़्यादा रोक लगता है बच्चों के चक्कर में, बच्चे ही कम करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये भी पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे गवर्नमेंट का। तो एग्जामिशन बच्चों के रिस्पेक्ट में जो है वो लिमिटेड एग्जामिशन है। देखिए क्या कहा गया है, द एग्जामिशन शैल नॉट बी अवेलेबल फॉर मोर देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन ऑफ एन इंडिविजुअल आफ्टर अक्टूबर 1 अक्टूबर 1998 के बाद अगर पैदा हुए हो तो सिर्फ 2 बच्चों की एग्जामिशन है। However, this restriction does not apply to children born before अक्टूबर 1 अक्टूबर 1 के पहले के चाहे जितने बच्चे हों उस पर एग्जाम लिमिट नहीं है। इसका मतलब क्या है मैं बताऊं। देखिए यहाँ पे एक डेट लिख देते हैं, अक्टूबर 1998, ठीक है। इस लाइन के ऊपर जितने बच्चे पैदा होंगे वो समझ जाइएगा इस डेट के ऊपर पहले पैदा हुए हैं, जो इसके नीचे हैं वो उस डेट के बाद पैदा हुए हैं, ठीक है। तो 1997 में आपको एक बच्चा हुआ था, 1996 में आपको एक हुआ था, 1995 में आपको एक बच्चा हुआ, ठीक है। फिर 1999 में आपको एक बच्चा हुआ और सन 2000 में आपको एक बच्चा हुआ, ठीक है। एग्जामिशन क्या बच्चों की मिलेगी? एग्जामिशन 5 बच्चों की मिल जाएगी। बात समझ में आई हम कहना क्या चाहते हैं? अब देखिए आपके 1999 के का एक बच्चा है, 2000 का एक बच्चा है और 2001 में एक बच्चा और हुआ था आपको, 3 बच्चा। एग्जामिशन कितने बच्चे की मिलेगी? 2 ही। 1998 1 अक्टूबर 1998 के बाद सिर्फ 2 बच्चों के रिस्पेक्ट में एग्जामिशन मिलेगी, बस यही आपको ध्यान रखना है। अच्छा, और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक बच्चा, यहाँ एक बच्चा, यहाँ एक बच्चा और यहाँ यहाँ यहाँ। अब 6 बच्चों की नहीं मिलेगी। 2001 वाला जो बच्चा है उसकी एग्जामिशन नहीं मिलेगी। देखिए यहाँ भी इसकी नहीं मिली थी, यहाँ इसकी नहीं मिलेगी, 5 बच्चों की एग्जामिशन मिलेगी। 1 अक्टूबर 1998 के बाद 2 ही बच्चों की एग्जामिशन। उसके पहले तो आप 50 बच्चे भी कर रखे हो ना, सबकी एग्जामिशन है, उसके पहले कोई लिमिट नहीं थी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? देखिए अक्टूबर 1998 के पहले के आपके 10 बच्चे हैं, ठीक है। 1997 में 10 बच्चे नहीं किए हो, अलग अलग समय पे किए हो, ठीक है। ऐसे नहीं करते, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। 10 बच्चे हैं। 1999 में एक बच्चा किए, फिर एक बच्चा किए और फिर नहीं किए। कितने अच्छे हो तुम। कितनी एग्जामिशन मिलेगी? 12 बच्चों की। अब आगे पढ़िए लो।
However, this restriction does not apply to children born before October 1, 1998 and also in respect of multiple birth after one child. मल्टीपल बर्थ होता है आफ्टर वन चाइल्ड, तो उस पर भी ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी। क्या मतलब है? आपका एक बच्चा यहाँ, एक बच्चा यहाँ हुआ, एक बच्चा यहाँ हुआ, 1999 में एक बच्चा हुआ और सन 2000 में आपको ज़बरदस्त खुशखबरी मिली, 1+1 बच्चा हो गया, मतलब जुड़वा बच्चा हो गया। ठीक है, बधाई हो आपको, डबल बधाई हो। तो अब कितने बच्चों की एग्जेम्पशन मिलेगी? 1998 के बाद के 3 बच्चे हो गए हैं, 3 पहले के हैं, 3 बाद के भी हो गए, एग्जेम्पशन 6 बच्चों की मिल जाएगी। क्या कह रहा था? कह रहा था अगर मल्टीपल बर्थ होता है आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड तो उस पर भी ये लिमिट नहीं लगेगी, एंड ऑल्सो इन रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीपल बर्थ आफ्टर वन चाइल्ड। ये लिमिट जो है, वो रिस्ट्रिक्शन जो है, वो किस पे नहीं लगेगी, डज नॉट अप्लाई। किस पे नहीं लगेगी? कहता है बॉर्न बिफोर अक्टूबर 1998 और मल्टीपल बर्थ आफ्टर वन चाइल्ड। ठीक है, मल्टीपल बर्थ आफ्टर वन चाइल्ड पे भी ये लिमिट नहीं लगेगी। जो अक्टूबर 1998 के पहले पैदा हुए उन पे तो लगेगी ही नहीं, और फिर बाद वालों के लिए भी कह रहा है कि अगर मल्टीपल बर्थ आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड हो रहा है तो भी नहीं लगेगी। एक्चुअली देखिए, यहाँ पे कोई आपका कसूर नहीं है, कोई आपका दोस्त नहीं है। देखिए, आप तो पहली बार भाई आपने मेहनत किया, ऊपर वाले ने आपको एक गिफ्ट दिया। ठीक है, अब आप तो फिर से मेहनत किए थे यही सोच के कि एक ही गिफ्ट मिलेगा, ये आपको ऊपर वाले ने डबल गिफ्ट दे दिया एक साथ। ठीक है, तो इनकम टैक्स कह रहा है कि जाने दो, कोई बात नहीं, आपको क्या पता था, आप तो दूसरा ही बच्चा कर रहे थे आफ्टर 98, तो विल गिव यू द एग्जाम्पशन फॉर दिस ऑल्सो। ठीक है, अच्छी बात है ना। चलिए अब बताइए, एक बच्चा यहाँ, एक बच्चा यहाँ, एक बच्चा यहाँ। ठीक है, अच्छा आप भी कहोगे ये देखिए, ये सब समझना पड़ेगा, क्या करें। ठीक है, नहीं तो मुझे इतना इंटरटेनिंग बनाने का ना कोई शौक नहीं है। ठीक है, मैं आगे बढ़ जाऊँ, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि एग्जाम्पशन किस बच्चों की है। यहाँ पे 1+1 आपको मिले, जुड़वा बच्चे मिले 1999 में। ठीक है, फिर आपने यहाँ एक बच्चा किया, अब कितनी एग्जाम्पशन मिलेगी? 3, 2, 5 हुए, फिर एक 6 हो गया। क्या 6 की मिल जाएगी? नहीं, 3 और 2 5, इसकी नहीं मिलेगी। ठीक है, 5 ही मिलेगी। क्यों? देखिए, जब यहाँ 2 बच्चे हो गए थे अक्टूबर 1998 के बाद, तो सरकार कह रही है तुमको पता तो चल गया था 2 बच्चे हो गए, तो फिर क्या करने पैदा कर दिए? पता चल गया था ना, क्या बदमाशी। देखिए यहाँ पे क्या था कि पहले एक ही बच्चा हुआ था, तो अभी एक बच्चा और कर सकते थे 98 के बाद, तो तुम किए, तुम तो एक ही सोच के किए थे, तो 2 भगवान का गिफ्ट आ गया था ना, इसलिए सरकार माफ कर दी तुमको। लेकिन यहां तो कह रही है कि अरे भगवान का गिफ्ट था या जो भी था यार, 2 तुमको पता चल गया ना, 2 हो गया, अब क्या करने कर दिए थे, तो इसलिए इसकी एग्जेम्पशन नहीं मिल रही है। आया समझ में? तो देखिए यहां लॉ में भी क्या लिखा हुआ है, मल्टीपल बर्थ आफ्टर वन चाइल्ड। ध्यान से समझिए ये क्या लिख रहा है। कह रहा है आफ्टर वन चाइल्ड, एक बच्चा होने के बाद मल्टीपल बर्थ हुआ है तब रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। एक बच्चा होने के बाद, ये वाला केस में एक बच्चा होने के बाद या मल्टीपल बर्थ हुआ था, कह रहा है यहां पे अप्लाई नहीं होगा रिस्ट्रिक्शन। यहां तो हो ही जाएगा, पहले बच्चा होने के बाद मल्टीपल थोड़ी ना हुआ है, तुम्हारा पहला वाला ही मल्टीपल हुआ है अक्टूबर 1998 के बाद, तो यहां रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी। ठीक है, लॉजिक भी हमने समझा दिया आपको मोटा मोटी, कि आपको समझ में आ गया कि यहां तो भाई एक हुआ था, हम तो एक ही कर रहे थे, 2 हो गया, यहां पे तो 2 हो गया था, तो आपको पता था, तो फिर क्या करने कर दिए अक्टूबर 1998 के बाद, जब रिस्ट्रिक्शन है अब इसकी। ठीक है, और करेंगे क्वेश्चन? वैसे बचा नहीं कोई वैरायटी, अब तो सारा हो गया। देखिए यहाँ एक बच्चा हुआ, यहाँ एक बच्चा हुआ, यहाँ एक बच्चा हुआ, आपको यहाँ एक बच्चा हुआ, यहाँ 1+1+1, गजब, एक साथ 3 बच्चे हुए आपको। ठीक है, जुड़वा हम लोग बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, तिड़वा, आई डोंट नो, बट जो भी हुआ अच्छा हुआ, 3 हो गया आपको। अब बताइए एग्जाम्पशन कितनों की मिलेगी? टोटल बच्चे कितने हो गए? 3, 1, 4, 4, 3, 7, 7 बच्चे हो गए भाई, एग्जाम्पशन कितनी मिलेगी? लॉजिक लगाओ जो मैंने समझाया, तो आप आंसर कर लेंगे। देखो इसकी तो एग्जाम्पशन मिलती है, अक्टूबर 1998 के बाद पहला किए, फिर अब एक ही तो कर रहे थे और 2 तो अलाउड था, तो लेकिन अब एक ही कर रहे थे, ये तो ऊपर वाला भगवान ना दे दिया 3, तो इनकम टैक्स अब आपको परेशान नहीं करेगा। कह रहे ठीक है, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है, मासूम से बच्चे हो तुम, बच्चे भले तुमको 3 हो गए, लेकिन तुम खुद मासूम बच्चे हो, तुमको एग्जाम्पशन मिल जाएगी पूरी 4, 3, 7।
समझ में आई बात? अब देखिए, लेकिन मासूम बच्चा फिर क्या किया है, ये देखो दूसरा मासूम बच्चा, मासूमियत की हद हो जाएगी। एक, फिर एक बच्चा यहाँ, एक बच्चा यहाँ पे 1 + 1 + 1 और फिर यहाँ पे 1। तो अब आप स्मार्ट हो, ये समझ जाओगे आप कि पहली बार ही 3 हो गया तो इसका तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा, लेकिन इसकी तो नहीं मिलेगी, तो इसलिए 3 3 6 एग्जेम्पशन मिलेगी आपको। ठीक है, होप यू एंजॉयड इट, मज़ा भी आया आपको। इन अदर वर्ड्स, फिर से एक्सप्लेन कर रहा है उसी बात को। द एग्जेम्पशन विल बी एडमिसेबल टू ऑल सर्वाइविंग चिल्ड्रन बॉर्न बिफोर दिस डेट and only 2 surviving children born on or after this date. In reckoning this limit of 2 children, children born out of multiple birth after first child will be treated as 1 child only. पहले बच्चे के बाद जितने भी बच्चे मल्टीपल बर्थ में होंगे उनको मिला के एक बच्चा ही माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स, मतलब उसका एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन पहला ही बच्चा 2 हो गया 1998 के बाद तो वो 2 बच्चा माना जाएगा, लेकिन 1998 के बाद पहला एक बच्चा हुआ, उसके बाद जुड़वा हो गए तो वो जुड़वा एक माने जाएंगे, मोटा मोटी यही कहना चाहता है, मतलब उसकी पूरे की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। राइट, तो चलिए, आई होप आपको खूब आनंद आया होगा, मजा आया होगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके लिए बनाते हैं, सॉल्व कीजिए इसको। लीव ट्रेवल कंसेशन गिवन बाय एम्प्लॉयर ₹2 लाख। ठीक है, एयर फेयर इंकर्ड बाय एम्प्लॉय किसके लिए एयर फेयर इंकर किया है? सेल्फ, स्पाउस, चाइल्ड 1, एक बच्चा था बस। ठीक है, फादर, मदर, फादर इंडिपेंडेंट है और मदर लेकिन डिपेंडेंट है। ठीक है, स्पाउस इंडिपेंडेंट है, बच्चा डिपेंडेंट है। ठीक है, कितने की टिकट है? ये 20,000 रुपये की पर पर्सन की टिकट है, इंटू 5 = 1 लाख रुपया। ठीक है, होटल का खर्चा 60,000 रुपया और होटल का खर्चा 60,000 रुपया और एयर फेयर ऑफ एयर इंडिया। ठीक है, ये एक्चुअल है। ठीक है, लेकिन एयर फेयर अगर एयर इंडिया का हम लेते तो ये 18,000 ही लगता है, इंटू 5 90,000 रुपया। ठीक है, आपको बताना है टैक्सेबल LTC कितना। चलिए सॉल्व कीजिए। एम्प्लॉयर ने 2 लाख रुपए LTC दी, एयर फेयर एम्प्लॉय ने कितना खर्चा किया बता रहा है 20,000 इंटू 5, किसके रिस्पेक्ट में? वो डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, ये भी मैंने बता दिया। एयर इंडिया का भाड़ा 18,000 रुपये ही लगता, पांचों लोग का मिला के 90,000 रुपये, ये जाने आने का दोनों का मिला के है। ठीक है, द एयर फेयर इंकर्ड बाय द एम्प्लॉय टू एंड फ्रो बोला जाता है, जाना आना। ठीक है, टू का मतलब टू दिस प्लेस आई एम गोइंग, फ्रो फ्रॉम को बोलते हैं, फ्रॉम दिस प्लेस आई एम कमिंग। ठीक है, और होटल का भाड़ा ये सब दे दिए। टैक्सेबल LTC आप बताइए, जल्दी करिए, बहुत इंटरटेनमेंट किए हो आप, बच्चा 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 बच्चा। ठीक है, लेट्स डू दिस नाउ। चलिए अब हम करेंगे। देखिए एग्जेम्पशन आपको किसके रिस्पेक्ट में मिलेगी? सेल्फ की मिलेगी, हाँ। स्पाउस की मिलेगी, हाँ। स्पाउस डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कौन सिखाया था? इंडिपेंडेंट हो डिपेंडेंट हो कोई मतलब नहीं, सब मिलती है। बच्चे की मिलती है, देखिए बीवी बच्चा मिलती है। मदर फादर ब्रदर सिस्टर में डिपेंडेंट कहा गया था। ठीक है, तो मदर फादर ब्रदर सिस्टर में डिपेंडेंट होना चाहिए, यानी मदर का बस मिलेगा, फादर का नहीं मिलेगा। यानी मेरा एक्चुअल खर्चा है 20,000 इंटू 4 80,000 जो एलिजिबल है, और एयर इंडिया का भाड़ा होगा 18,000 इंटू 4 यानी 72,000 रुपया।
5 का दिखा ही नहीं जाएगा, सिर्फ 4 का दिखा जाएगा। मतलब एयर इंडिया का भाड़ा बनता है 72,000 रुपये, लिमिट यही है। होटल का मिलता ही नहीं है, तो मुझे कितना मिलेगा एग्जेम्पशन? सिर्फ 72,000 रुपये, ये लिमिट हो गई। एक्चुअल खर्चा 80,000 है, लेकिन लिमिट 72,000 की है, तो 2 लाख माइनस 72,000 रुपया, 1,28,000 टैक्सेबल LTC। ठीक है, so this was all about leave travel concession. Hope you enjoyed it and this was really interesting. और जब मिलता है एम्प्लॉय को तो भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। We'll stop here.